जी हां दोस्तों, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में अचानक आ गया ट्विस्ट। अब क्या करेगा इजराइल? सिर्फ 9 दिन की ही बची है युद्ध लड़ने की क्षमता। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 18 जून खत्म होते होते ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके बुनियाद पर यह रिपोर्ट सामने आने लगी कि इजराइल अब घुटने टेकने के कगार की तरफ बढ़ रहा है? क्या इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर पर दबाव डालने की कोशिश करने के लिए हिंदी फिल्मों की तरह डायलॉग बोलने लगे थे? क्या इसीलिए अंदर खाने अब इजराइल और अमेरिका के बीच में नए सिरे से बातचीत शुरू हो रही है कि आखिर किया क्या जाए? आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि महज 9 दिनों की युद्ध लड़ने की क्षमता ही सिर्फ इजराइल के पास में बची है, जबकि ईरान के पास में अभी काफी दिनों तक लंबा खींचने की क्षमता है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं क्योंकि यह खबर चौंकाती है, यह खबर पश्चिमी देशों को डराती है, यह खबर अमेरिका और इजराइल के लिए एक तरीके से उनकी नाक कटने जैसी है। यह खबर दरअसल अभी तक इजराइल को जिन देशों ने एक दादा के तरीके से पेश किया था और उसकी दादागिरी जिस तौर पर देखने को मिल रही थी, क्या अब उसकी कलई खुल गई? क्या युद्ध के इस हमाम में इजराइल पूरी तरीके से नेकेड हो गया है? दोस्तों, चौंकाने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास मात्र 9 से 11 दिन का ही डिफेंस मिसाइल स्टॉक बचा है। यानी कि इजराइल जिस तरीके से जो बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, जिस तरीके से अटैक कर रहा है, उनको भेदने या उनको रोकने की क्षमता अब इजराइल के पास में खत्म होती जा रही है और महज 9 दिन और बचे हैं। इसके बाद में उसके पास क्षमता ही नहीं रहेगी। तो अगर सामने वाले के वार को रोकने की क्षमता आप में है ही नहीं, अगर आपके शरीर के अंदर बाहरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब वो शरीर खत्म, इसका मतलब वो जंग हार चुका देश। ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि इजराइल पूरी तरीके से मैदान हारने की कगार पर है। तो क्या इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने की चेतावनी देकर इजराइल और अमेरिका की इज्जत बचाने की कोशिश की थी? मगर ट्रंप की उस चेतावनी पर तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ट्रंप को ही धमकी देते हुए किसी हाल में भी सरेंडर ना करने के बात कहते हुए इजराइल के साथ अमेरिका को भी कड़ी और सख्त चुनौती दे दी। क्या ऐसे में वो ईरान से लंबे युद्ध की स्थिति में अब इजराइल टिकने के मैदान से बाहर हो गया है? दोस्तों, इस बीच में आपको मैं इसे विस्तार से बताऊं, मगर इस बीच में आपको 2 अपडेट दे दूं कि एक तरफ इजराइल के सामने ईरान कहीं ना कहीं खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में और ज्यादा मजबूती से खड़ा हो रहा है, मगर इस बीच में रूस और टर्की ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को चिंता में डाल रही हैं। रूस ने एक तरीके से ईरान का सपोर्ट लेते हुए इजराइल और अमेरिका को चेताया। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई राबिकोव ने चेतावनी दी कि इजराइल को सीधे अमेरिकी सैन्य सहायता से मध्य पूर्व में स्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है। रूस की इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के मुताबिक राबिकोव ने अमेरिका को इजराइल को सीधे सैन्य सहायता देने या ऐसी अटकलें लगाने वाले विकल्पों पर विचार करने के खिलाफ चेतावनी दे दी। इसमें उनके हवाले से कहा गया कि एक ऐसा कदम होगा जो पूरी स्थिति को पूरी तरीके से अस्थिर कर देगा। दोस्तों, उधर चीन की बात करें तो चीन का रुख आपने देखा शुरुआत से किस तरीके से ईरान के साथ में खोलकर खड़ा है, किस तरीके से इजराइल और अमेरिका को चेता रहा है। इस बीच में टर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान के पास इजराइल द्वारा सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बमबारी अभियान के दौरान खुद को बचाव करने का वैध अधिकार है। टर्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ईरान के लिए इजराइल की ठगी और आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करना एक बहुत ही स्वाभाविक, वैध और कानूनी अधिकार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिडिल ईस्ट क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा टर्की ने बताया। ये कहा कि नेतन्याहू ने गाजा में नरसंहार के अपराध करने में एडोल्फ हिटलर को पीछे छोड़ दिया। यह पहली बार नहीं है जब एर्दोगान ने नेतन्याहू की तुलना नाजी नेता हिटलर से की है। दोस्तों, मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में यह चेतावनी उस समय और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब ईरान से युद्ध के बीच इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली फुस नजर आने लगी। कहा यह जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों को रोकने में अब तक इजराइल बहुत कमजोर साबित हो रहा है, मगर अब तो और गंभीर संकट में इजराइल घिरता चला जा रहा है।
क्योंकि उसके पास महज 9 से 11 दिनों तक ही ईरानी मिसाइलों को रोकने की क्षमता बची है, और वो भी आधी अधूरी। यानी कि इजराइल अब हारने के कगार की तरफ बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास में अपनी रक्षा मिसाइलों का भंडार तेजी से कम हो रहा है। दोस्तों, किसी देश के पास में रक्षा मिसाइलें नहीं होने का मतलब है कि पूरी तरीके से निढाल हो जाना और बाहरी हमले की स्थिति में पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पर पहुंच जाना। इजराइल पर आई ऐसी रिपोर्ट के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप की वो चेतावनी आई जिसमें उन्होंने ईरान को धमकाया कि ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे। तो क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ नहीं रही? और इन दोनों के बयानों के मायने क्या हैं दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी कि अगर ईरान अपने हमलों को इसी तरीके से जारी रखता है तो इजराइल की रक्षा मिसाइलों का भंडार केवल 9 से 11 दिन तक ही चल सकता है, और उसके बाद बिना किसी सप्लाई या अमेरिकी सैन्य सहायता के इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली पूरी तरीके से फुस हो जाएगी। और ये रिपोर्ट तब आई जब इजराइल और ईरान के बीच में लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। हाल में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, उसके बाद में आपने देखा किस तौर पर कैसे कैसे तबाही मची। ईरान ने करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। माना जा रहा है कि ईरान के पास में ऐसी ढेरों मिसाइलें हैं, 2500 के आसपास मिसाइलें बताई जा रही जो अभी हैं इजराइल तक पहुंच सकती हैं, और उसमें से अभी तक 5वां 6ठा हिस्सा ही सिर्फ अभी तक ईरान ने खर्च किया है। यानी कि ईरान के पास लड़ने की क्षमता अभी इजराइल के मुकाबले इस नजरिए से अगर देखें तो 4 गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट यह है कि इजराइल की रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर मिसाइलों को तबाह कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी रक्षा प्रणाली पर बहुत दबाव पड़ा। खासतौर पर ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को रोकने वाले एरो सिस्टम को लेकर इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है। इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली में आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। इनको दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। यह सिस्टम छोटी दूरी के रॉकेट से लेकर के लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तक को रोकने में सक्षम हैं, मगर अब ये बेदम साबित होते हुए दिख रहे हैं। ईरानी हमलों के सामने आपने देखा, अगर ये इतने ही सक्षम होते तो फिर ईरानी हमलों को पूरी तरीके से वो निष्क्रिय कर देते। हाल में ईरान और हिजबुल्लाह जैसे उसके समर्थित समूहों द्वारा किए गए बार बार के हमलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को बुरी तरीके से चरमरा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार खासकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने के लिए डिजाइन की गई इजराइल की एरो मिसाइलें तेजी से कम हो रही हैं, और कई सारे रिपोर्ट में प्रत्येक एरो मिसाइल की लागत जिस अंदाज में आती है दोस्तों, जिसमें 25 करोड़ रुपयों से ज्यादा उसका खर्च आता है, भारी उपयोग इजराइल की रक्षा लागत को आसमान छूने पर मजबूर कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इजराइल एक रात में मिसाइल रक्षा पर लगभग करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च करता है। दोस्तों, आपको बताएं कि इजराइल लंबे समय से अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सहायता पाने वाला देश रहा है। हालांकि कई वर्षों में अमेरिका ने इजराइल को हवाई रक्षा प्रणालियों के लिए अरबों डॉलर की सहायता दी। हाल की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अमेरिका भी अपनी मिसाइल रक्षा आपूर्ति को लेकर के दबाव में है, क्योंकि वो यूक्रेन और इजराइल दोनों को ही एक साथ समर्थन दे रहा है। अब इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सनसनीखेज चेतावनी जो दी, जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करें, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था उन्होंने कि ईरान के लिए ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। हमें पता है वो कहाँ छिपे हैं। हमारी धैर्य की सीमा खत्म हो रही है। यह अंतिम चेतावनी है। उनकी इस पोस्ट में न तो कोई समझौते की बात थी और न ही कूटनीतिक चर्चा का जिक्र। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप के इस बयान और इजराइल की डिफेंस मिसाइलों के कम पड़ने की रिपोर्ट के बीच में कुछ संबंध है? यकीनी तौर पर है दोस्तों, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ जिस अंदाज में आई हैं, और ऐसे में ईरान का उस पर पलटवार करना, डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देना, इस पूरे मामले की सही तस्वीर सामने ला देता है। दूसरी रिपोर्ट है कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिसाइलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम में तेजी भी ला दी। कहा जा रहा है कि वो दिन रात काम कर रहे हैं ताकि मिसाइलों की कमी को पूरा किया जा सके। हालांकि जानकार मानते हैं कि नए इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन और तैनाती समय लेने वाली एक प्रक्रिया है और ये तत्काल संकट का हल करने में सक्षम नहीं हो सकते। हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच में तनाव चरम पर जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और फिर उसके जवाब में जिस अंदाज में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें मारी,
और उसमें जिस तरीके से पूरी तरीके से रोकने में जो अक्षम साबित हुआ इजराइल, उससे उसके कले खुल गई। एनपीआर की रिपोर्ट के अनुसार एक रात में कम से कम 10 से 15 लोगों की इजराइल में मौत हुई, जबकि ईरानी मिसाइलें ईरान की रक्षा प्रणाली को चकमा देने में सफल रही हैं। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह जैसे समूह भी बड़े पैमाने पर रॉकेट और मिसाइलें हमले शुरू करते हैं तो इजराइल की रक्षा प्रणाली और भी अधिक दबाव में आएगी। इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली पर मौजूद संकट ने क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति को और उलझाने में की तरफ धकेल दिया। मिसाइलों की कमी, बढ़ती लागत ने इजराइल को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया, जहां उसे न केवल अपनी रक्षा प्रणाली को बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा, बल्कि क्षेत्रीय तनाव को भी नियंत्रित करने की चुनौती है। मगर ऐसी स्थिति में इजराइल के सामने आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो फिर जिस अंदाज में 18 जून को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, जैसा कि कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की, क्या इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के डिस्कस करके उन्होंने दरअसल एक तरीके से प्रोत्साहित करने की कोशिश की अमेरिका को कि आप आइए महाराज, कूदिए इस जंग में, हम अकेले पड़ गए, कमजोर पड़ रहे हैं। तो देखना यह होगा कि अब इस जंग जो कि जारी है, अगले 1 से 2 दिन के बाद में कौन सा वो बड़ा नतीजा निकलेगा जिसके बाद एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप कर चुके थे। लेकिन क्या ये अमेरिका और इजराइल के पक्ष में जाएगा, या इस बार, या फिर यूं कहें कि पहली बार ईरान के पक्ष में जाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।